Now this is lecture number 9, atomic structure, class +1. 7th एंड 8th लेक्चर में मैंने आपको ये बतलाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है क्या। 8th लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस बतलाई। तो बेसिकली जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थ्योरी जो थी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका मेन स्ट्रेस था कि रेडिएशंस they are behaving like waves. But कुछ phenomena like photoelectric effect and black body radiation explain नहीं हो पा रहे थे अगर हम radiation को wave मानते हैं। उन phenomena को explain करने के लिए radiation का particle character consider करना ज़रूरी था। So इन सब बातों को देखते हुए प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी जिसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इन दिस लेक्चर। आई वांट टू डिस्कस पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आई अगेन एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमारे लिए एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बिकॉज हम यही सोचते हैं कि रेडिएशन की वेव नेचर है, दैट इज ट्रू। पर यहां सवाल ये है कि जब भी कभी रेडिएशंस किसी मैटर के साथ स्ट्राइक करती हैं, राइट, तो वहां पार्टिकल कैरेक्टर उनका नजर आता है, राइट। तो ये प्लैंक्स क्वांटम, नाउ न्यू वर्ड इज क्वांटम। क्वांटम मीन्स फिक्स्ड अमाउंट, ओके। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द radiant energy you understand, energy which is coming from radiations, the radiant energy is emitted or absorbed, not continuously, right। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती थी? Energy is emitted by the source continuously in the form of radiation. That was James Clerk Maxwell's theory. Now उनकी लिमिटेशन को देखते हुए, सभी सारी बात को स्टडी करते हुए, प्लैंक्स ने जो थ्योरी दी है उसका नाम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। उसके अकॉर्डिंगली जो एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, दैट इज emitted और absorbed not continuously but discontinuously in the form of small packets known as quantas. And in case of light, these quantas are known as photons. Okay, so please इस बात को क्वांटा और क्वांटम के ऊपर स्ट्रेस दीजिए, जो कि बेसिकली रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बेसिक है। तो बेसिक बात समझ में आ जाए तो आगे काम बन सकता है। सो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, राइट, एनर्जी कैसे एमिट हो रही है? डिसकंटिन्यूसली। डिसकंटिन्यूसली का मतलब वहाँ हम उसका पार्टिकल कैरेक्टर ले रहे हैं। तो जो एक क्वांटा है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आ रही है, उसकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। उसको समझने के लिए आप जो लिमिटेशंस थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप समझ सकते हैं कि वहाँ मैंने प्रूव करके दिया एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आ रही है। तो इस थ्योरी ने उसको कंसिडर किया और कहा कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन, राइट। सो E is proportional to nu. If we remove the sign of proportionality, we get E is equal to h nu, where h is known as Planck's constant. This is 6.626 into 10 raised to power minus 27 joule second inverse, joules second, or 6.626 into 10 raised to power minus 34 erg second. Okay, units easily निकाल सकते हैं। h E by nu का, h का मतलब E by nu हो गया, E जाउल्स या अर्ग में है, फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स होती है, ऊपर आ गया। तो
जूल सेकेंड और अर्ग सेकेंड इसका यूनिट बन गया। सो हमारे लिए सबसे बड़ी बात ही ये है कि E इज इक्वल टू एच न्यू। इसका मतलब कभी भी हम किसी भी रेडिएशन की एनर्जी की बात करेंगे तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्वांटा, और इन केस ऑफ लाइट फोटोन, और हर क्वांटा की फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, राइट। ये मैं एक क्वांटा की एनर्जी बता रहा हूँ और एक फोटोन की एनर्जी बता रहा हूँ। इसका मतलब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, जितने भी हमारे पास कलर्स हैं, राइट, मैं विजिबल रेंज की बात कर रहा हूँ, उनमें हर जो कलर हमें नज़र आ रहा है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसकी अपनी एनर्जी है। जैसे हम जनरली विबगॉयर, यू कैन सी दिस, विबगॉयर में जो रेड है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, ठीक है, 760 नैनोमीटर होती है, एंड वायलेट 380 नैनोमीटर होता है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। सो मेरे पास दो फोटोन है, एक रेड रेडिएशन का, एक वायलेट का। क्या दोनों की सेम एनर्जी है? अब आप आंसर कर सकते हैं, नो, दे आर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एच कांस्टेंट है, इसका मतलब एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? वायलेट की। सो इसीलिए वायलेट के फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है रेड रेडिएशन के फोटोन से। अगर हम इन फोटोन की बात करें तो रेडिएशन डिसकॉन्टिन्यूसली एमिट हो रही हैं। मैंने कहा जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब हम इनका पार्टिकल कैरेक्टर कंसिडर करते हैं। तो अगर 10 फोटोन किसी रेडिएशन के फॉल किए तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 10 टाइम्स एच न्यू। सो वी कैन सिंपली राइट E इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर n यहां भी लिखा हुआ है, n इज एन इंटीजर, 1 2 3 4 5, ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा, ओके। सो n नंबर ऑफ फोटोन की एनर्जी NH न्यू हो जाएगी। इसी तरह द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted or absorbed by a body, I repeat, the total amount of energy emitted or absorbed by a body, so मैटर के साथ इंटरेक्शन की बात हो गई ना, will be some whole number quanta, that is E is equal to NH न्यू। और एक बात और, C is equal to, we know that C is equal to न्यू लेमडा, राइट, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और न्यू इज इक्वल टू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लेमडा इज वेवलेंथ, इज इक्वल टू C by lambda। तो इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी आई कैन पुट C by lambda, सो दैट बिकम्स E इज इक्वल टू NH C by lambda। तो ये वो टॉपिक है जो आपको डेफिनेटली थ्योरी के लिए प्लस न्यूमेरिकल के लिए एग्जाम्स में पूछा जाएगा, राइट। इसीलिए इन बेसिक बातों को हमें बहुत ध्यान से सीखना ज़रूरी होता है, ओके। लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ n की जगह n0 लिख देता हूँ, दिस इज एवोगेड्रोस नंबर 1 मोल, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ फोटॉन्स इज नोन एज 1 आइंस्टीन। सो 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी इज एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, ओके। सो प्लीज रिमेंबर, अब के बाद कभी भी हम रेडिएशन की एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी की, बिकॉज यहाँ मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहा हूँ, कि एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी कितनी होगी? NH न्यू और NH C by lambda, n is a whole number, fine. Now I am going to give you explanation of photoelectric effect and ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसेप्ट। जो दो लिमिटेशंस थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, जिन्होंने एक नया डायरेक्शन दिया सोचने के लिए, भाई ये कंसेप्ट तो रेडिएशन का वेव करेक्टर मान के प्रूव नहीं हो रहे। अब जब ब्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई, जिसमें हमने रेडिएशन का पार्टिकल करेक्टर भी कंसिडर किया है, उस कंसेप्ट से इन दोनों फिनोमिनन की एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। तो मेरा यहाँ पार्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉन्सेप्ट बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी,
Okay, Einstein in 1905 gave explanation of photoelectric effect on the basis of Planck's quantum theory. तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पे दी गई है। तो क्या है इसमें, देखिए ये एक मेटल का पीस है, एक रेडिएशन फॉल कर रही है। अब रेडिएशन की एनर्जी क्या है, एच न्यू। तो यहां मैं एक फोटोन की एनर्जी मान रहा हूं, तो एक फोटोन की एनर्जी क्या है, एच न्यू। ओके, अब ये जब ये फोटोन ऑफ लाइट मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करता है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है स्ट्राइक किया और बाहर निकल गया, राइट, रिफ्लेक्ट हो गया और सरफेस पे कुछ नहीं किया, राइट। दूसरी बात, स्ट्राइक किया और मेटल का जो सरफेस है उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, डिसलॉज किया, उसको आयोनाइज किया, राइट। ये मेटल एटम को कब आयोनाइज करेगा, जब इस फोटोन की एनर्जी या तो मेटल एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसके बराबर होगी फोटोन की एनर्जी या उससे ज़्यादा होगी, तभी ये डिसलॉज होगा ना। तो इसका मतलब अगर मैं रेडिएशन की एनर्जी को एच न्यू कह रहा हूँ, राइट, बिकॉज किसी भी रेडिएशन की एनर्जी जो है अब हमें पता है कितनी है, एच न्यू से निकालेंगे हम। तो जब वो मेटल के सरफेस पे फॉल करके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रहा है तो डेफिनेटली वो एनर्जी मेटल के सरफेस के एटम की जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के साथ उसके इक्वल है या उससे ज़्यादा है। तो आप अपने आप सोचिए, तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एच न्यू नॉट है। तो एच न्यू एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एच न्यू नॉट। जस्ट ट्राई टू फॉलो दिस पॉइंट, एच कांस्टेंट है, ये कट गया, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जितनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, राइट। तो इस एच न्यू नॉट के ऊपर वर्क कीजिए कि एच एच कट गया, ये जो रेडिएशन की एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो एटलीस्ट इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसके साथ मैच करनी चाहिए ना। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी को। तो अगर रेडिएशन की एनर्जी थ्रेशहोल्ड के इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी तभी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ओके, तो हियर वी आर कंसिडरिंग one photon of radiation falling on the surface of metal and electron is ejected only if the energy of photon falling on the surface of metal is equal to or greater than energy required to knock out the electron from the surface of metal। और कितनी एनर्जी चाहिए मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हमने उसको एच न्यू नॉट कह दिया है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बन गई, और ठीक है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बन गई। एंड इस एच न्यू नॉट को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अब डिफरेंट मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी डिफरेंट चाहिए, सरफेस में जो एटम्स है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। तो इसका मतलब हर मेटल के लिए जो रेडिएशन जिसने इलेक्ट्रॉन निकालना है उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। इट मीन्स सबका न्यू नॉट मेटल सरफेसेस का डिफरेंट होगा। तो हर मेटल का एक डिफरेंट वर्क फंक्शन है, और वो कैसे पता चलेगा, एच न्यू नॉट से। तो चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ये अगर रेडिएशन का एनर्जी एच न्यू है और सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी एच न्यू नॉट चाहिए, अगर एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नॉट से, ये एनर्जी हो गया ना, एच न्यू का वैल्यू एच न्यू नॉट से ज़्यादा है, एच न्यू इज ग्रेटर,
अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के सरफेस, मेटल के जो सरफेस पे एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो फिक्स्ड है, और एनर्जी जो रेडिएशन की फॉर्म में दे रहे हैं वो ज़्यादा है। तो क्या होगा, इस एच न्यू में से एच न्यू नॉट एनर्जी यूज हो जाएगी मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट विल कम आउट एज काइनेटिक एनर्जी। वी कॉल दैट एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये देखिए मैंने यहाँ शो किया है कि एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, एंड इसमें से एच न्यू नॉट ये इसमें यूज हो गया, और रिमेनिंग एनर्जी जो है दैट इज कमिंग आउट एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। सो इजीली यू कैन सी हियर एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। रिमेंबर यहाँ हम एक फोटोन की बात कर रहे हैं, एक फोटोन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट कर रहा है मेटल के सरफेस से, अगर वो कर सकता है तो। अब इसको मैं वर्क फंक्शन कह सकता हूं प्लस काइनेटिक एनर्जी। इट मींस यहां से एक कोई चीज मिसिंग होगी, सेकंड हम निकाल सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझा देता हूं। मान लीजिए किसी एक मेटल की बात करते हैं, उसका जो वर्क फंक्शन है वो 50 जाउल, एच नॉट का वैल्यू 50 जाउल है, जस्ट वैसे इमेजिन कर रहे हैं, और रेडिएशन हम दे रहे हैं 30 जाउल का। क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नो। तो मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए? 50 जाउल। लेट अस सपोज 60 जाउल फोटोन का एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा? 60 सप्लाई किया है तो 10 होगा ना। अब मैं अगर इस 60 की जगह 100 जाउल लेता हूं, फोटोन का एनर्जी 100 जाउल है, एच नॉट तो फिक्स है, वो कितना है? 50। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 50 जाउल हो गया ना, राइट। इट मीन्स अगर मैं डिफरेंट एनर्जी के फोटोन्स कोलाइड करवा रहा हूं मेटल के सरफेस पे, ऑब्वियसली सबकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो जो मेटल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के लिए एनर्जी चाहिए, जिसको मैं वर्क फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, वो तो फिक्स्ड है। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी मैं सप्लाई कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की उतनी बढ़ जाएगी। ओके, यू कैन सी दिस इज ऑलवेज 50। आप इसको 150 कर दीजिए, ये तो 50 रहेगा एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, और ये कितना हो जाएगा? अगर ये 150 है, ये 50 है, ये 100 हो जाएगा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई। सो इसको हम ग्राफिकली सिखा सकते हैं। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन। फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ फोटोन। तो सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, राइट, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी उस न्यू नॉट से ज़्यादा है, तो न्यू नॉट तो डिसलॉज नॉकआउट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए यूज हो गई, तो रिमेनिंग कमिंग आउट एज काइनेटिक एनर्जी। यू कैन सी उसके बाद जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये इसकी स्लोप है। स्लोप इज इक्वल टू एच। एच इज अ कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Now, if I draw a graph of kinetic energy of photons versus intensity of incident radiation with the constant frequency. अब देखिए इंटेंसिटी यहाँ आप समझ आएंगे, एक ही पर्टिकुलर रेडिएशन, अगर मैं वायलेट रेडिएशन यूज कर रहा हूँ तो मैं उसको चेंज नहीं कर रहा, मैं उसके नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाऊंगा, दैट इज इंटेंसिटी. दिस इज अ मेटल सरफेस. अगर इसके सरफेस पे मैं नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉल जो कर रही हैं वो बढ़ा देता हूँ, राइट, व्हाट विल हैपन? हम इस थ्योरी में इसका बेस बना रहे हैं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है. अगर 3 फोटोन स्ट्राइक करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे. सेम एनर्जी के फोटोन है, 10 फोटोन स्ट्राइक करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, बट सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी. सो इफ आई ड्रॉ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी, मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स of same radiation with constant frequency, then what will happen? Kinetic energy is not going to change. Number of ejected electrons will increase, but kinetic energy will not change. तो क्या यहाँ से प्रूफ नहीं हो रहा
एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं हो गया कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. सी, दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट. एनर्जी ऑफ ejected electron, that is kinetic energy, is proportional to frequency, not to the intensity. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले इस बात को कंफर्म कर लीजिए. क्लियर? ये एक लॉजिक बेस्ड हम आपसे बात कर रहे हैं. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कह रही थी कि जो एनर्जी है, क्योंकि वो वेव नेचर की बात कर रही थी, जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, विच इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो जितनी इंटेंसिटी, उसके अकॉर्डिंगली क्या था, फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, जब वो मेटल के सरफेस पे फॉल करेगी वो एनर्जी इकट्ठी होती जाएगी, राइट. एंड अल्टीमेटली वो एनर्जी की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी. क्लियर? बिकॉज वो कॉन्टिन्यूस एमिशन और अब्जॉर्प्शन में बिलीव करती थी. बट ऐसा नहीं होता. किसी भी प्रोसेस को करने के लिए इस थ्योरी के हिसाब से, अगर आप प्रोसेस कौन सा मैं मान रहा हूँ, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, तो उसके लिए रेडिएशन की सर्टेन मिनिमम एनर्जी होनी ज़रूरी है. अगर वो एनर्जी उसके इक्वल है या ज़्यादा है तभी सरफेस से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा. ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी के फोटोन, ठीक है, या किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करती जाए और वो एनर्जी वहाँ इकट्ठी होती जाए, अल्टीमेटली वो इतनी ज़्यादा बन जाए कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे. नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देख सकते हैं. लाइट हम पे फॉल कर रही है, दैट इज़ कमिंग टू अस, ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं. तो हमारे बहुत सारे सर्फेसेस ऐसे हैं जो इन रेडिएशंस पे एक्सपोज हो रहे हैं, बट कभी भी उनके सरफेस से कुछ ऐसे इफेक्ट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नज़र नहीं आते हैं. तो यहाँ हम डिसकंटिन्यूस फैक्टर को इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं कि रेडिएशन इज फॉलिंग ऑन सरफेस एंड दैट विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन उसी मोमेंट पे. सो दिस इज अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस. तो दिस इज इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. ओके, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस बट अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस. तो प्लीज़ इस बात को सुनते जाइए. इसी तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट में हमने देखा कि कलर चेंज हो रहा है. जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हीट करते हैं बॉडी को, उतनी हायर फ्रीक्वेंसी एमिट होती है, राइट. उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है. वो भी प्रूव कर रही थी E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू. अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे जब फोटोन मेटल के सरफेस पे या ब्लैक बॉडी के सरफेस पे फॉल करता है, उससे क्या होता है कि वो सारी की सारी एनर्जी फोटोन की ट्रांसफ़र हो गई उस सरफेस को. उससे उस सरफेस के जो एटम्स हैं दे विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, वाइब्रेटिंग. अब जितनी ज़्यादा हायर एनर्जी की फोटोन या हायर एनर्जी की फोटोन डेफिनेटली सरफेस पे स्ट्राइक करती है, उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वो जो सरफेस है उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. जितना ज़्यादा ऑसिलेट करेंगे उस वही फ्रीक्वेंसी वो एमिट करेंगे. सो अगर हम ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, उस एनर्जी में हीट करते हैं, तो एनर्जी के फोटोन की सारी एनर्जी ब्लैक बॉडी के सरफेस पे जा रही है, जिससे वहाँ के जो एटम्स है वो ऑसिलेट करते हैं. जितनी हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करेगी उतनी हायर फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करेंगे, उतनी हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट होगी. सो दैट इज़ अ बेसिक बिहाइंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसेप्ट. तो सम अप करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे हमें रेडिएशंस का अब डुअल कैरेक्टर इमेजिन करना है कि नॉर्मली इट इज़ वेव, बट व्हेन इट शोज इंटरेक्शन विद मैटर वेयर इट इज़ अब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, इट शोज पार्टिकल कैरेक्टर. सो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए. अब ये मैच्योरिटी की तरफ बातें मूव कर रही हैं. इसको जितना ज़्यादा सुनेंगे, सोचेंगे, उतना आपके लिए इसका एडवांटेज होगा. Thank you very much.